Hello everyone, welcome to Ajmal IAS Academy. Today we'll be discussing economics questions of the recently concluded APSC mains. Alright, so let's begin. The first question says, it's a very direct question, define inclusive growth and discuss major challenges and initiatives aimed at achieving inclusive growth. So it's a very direct question directly from the syllabus itself. It's a direct question directly from the syllabus. So what we'll do is, इसमें properly you'll start with the definition of inclusive growth. You can give a very normal definition of inclusive growth, or you can come up with definitions of OECD and all. ठीक है, तो आराम से अपना आपने inclusive growth का इसमें आपने definition दिया. Then the question says discuss major challenges, but you have the scope of drawing a diagram over here. इसमें पूछा तो नहीं गया है, but what you can do is एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आप एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बता सकते हैं. किसके बारे में बता सकते हैं? एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. तो उनको बता सकते हैं, दो इट इज़ नॉट आस्क्ड, बट इफ you can definitely make that diagram over here. Then let's move forward. Discuss the major challenges. So major challenges of inclusive growth के क्या हैं? I think any serious aspirant would know that. So income and regional disparity, and do support all your points with facts. So income and regional inequality, ठीक है. इनकम इनक्वालिटी ऑक्सफैम की रिपोर्ट कोट कर सकते हैं. रीजनल इनक्वालिटी, जैसे कि यहाँ पे आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट है इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दीज आर द आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट, वेयर एज टियर 3 सिटीज़ आर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में. फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इनफॉर्मल सेक्टर का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है. सो बेसिकली हार्डली 10 to 15% ऑफ आर पॉपुलेशन इज़ फॉर्मल इन एम्प्लॉयमेंट. सो गिग इकॉनमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, विच इज़ अ वेरी मच बिग चैलेंज टू इंक्लूसिव ग्रोथ. तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू है. एग्रेरियन डिस्ट्रेस, कहीं ना कहीं इट एम्प्लॉयज अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द वर्क फोर्स. तो इतनी वर्क फोर्स को एम्प्लॉय करने के बाद भी इसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली कम है. 16 to 18% है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी. सो एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, एंड इफ यू वांट टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ, द सीड्स ऑफ डेवलपमेंट नीड्स टू परकोलेट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इसकी बात करिए, लो प्रोडक्टिविटी, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, पुअर एक्सेस, ठीक है ना. एजुकेशन एंड स्किल डेफिसिट, तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है. जेंडर एक्सक्लूजन है, सोशल एक्सक्लूजन है, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वेज डिस्पैरिटी विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, ठीक है ना. सोशल एक्सक्लूजन की बात करिए, कास्ट इनइक्वालिटी, ट्राइबल इनइक्वालिटी. ऑलराइट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, पुअर कनेक्टिविटी, ठीक है. तो ये सारे हम बात करेंगे. ऑल दीज आर चैलेंजेस फॉर इंडिया इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ. फिर उसके बाद क्या है, सीधे आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे, क्योंकि क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है लिखने के लिए. तो ज़्यादा इधर उधर ना घूमते हुए वी विल कम डायरेक्टली ऑन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ. सारी स्कीम्स लिख सकते हैं आप लोग, और इन स्कीम्स को आप चाहें तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं. सोशल जस्टिस के लेवल पे है, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम क्या है, स्किल से रिलेटेड स्कीम्स क्या है, ऐसे करके स्ट्रक्चरिंग करके 2-2, 3-3 स्कीम्स लिख सकते थे. तो चलिए देखते हैं. मनरेगा हो गई, पीएम किसान हो गया, फाइनेंशियल पीएम जनधन योजना, आयुष्मान भारत, गुड नंबर ऑफ स्किल्स. इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट एंड प्लेंटी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स आर रनिंग टुगेदर टू एंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी फ्लैगशिप स्कीम टू एंश्योर इक्विटेबल development in very much backward areas. So easy question, easy to approach, and then you can conclude accordingly. ठीक है ना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सबका साथ सबका विकास, वेरी क्लीशे sort of conclusions come in. Then what we can do is discuss the next question. Let's begin with next question. Discuss the objectives and components of PM कृषि सिंचाई योजना. तो PM कृषि सिंचाई योजना पे क्वेश्चन आया है. इट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्कीम अंडर द मोदी गवर्नमेंट विच एम्स टू एक्सपैंड द इरिगेशन कवरेज ऑफ एग्रीकल्चर इन द कंट्री. तो इसका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है एंड कंपोनेंट्स पूछे गए हैं. ठीक है. फिर इसके बाद जो है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप एज अ मीन्स ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एट फार्म लेवल. ठीक है. तो थोड़ा सा स्कीम स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है जिसमें एग्जामिन करने को बोला है. सो लिटिल बिट ट्रिकी बट कैन बी डेल्ट ईजिली. ठीक है. तो कैसे आप स्टार्ट करेंगे इसमें? तो ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो बताइए आप. 2015 में ये स्कीम वॉज लॉन्च्ड टू अचीव द विजन ऑफ हर खेत को पानी एंड इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी एट द फार्म लेवल. ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका. इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स. इफ़ यू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स सेपरेटली, डू मेंशन देम सेपरेटली. बट इफ यू डू नॉट नो, you can straight away come up with objective and components of
PM कृषि सिंचाई योजना. But if you know about the objectives separately and components in a separate manner, you should definitely break the answer in that format itself. चलिए देखते हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PM कृषि सिंचाई योजना क्या है? एक्सपैंड एरिया अंडर इरीगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को इरीगेशन में लाना है. ऑन फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाना है. ठीक है, तो जिससे कि हर मोर ड्रॉप पर क्रॉप है, तो ठीक है, कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहे, उसके बारे में बात की गई है. प्रेसिजन इरीगेशन टेक्नोलॉजीज़, बेसिकली आजकल जो है माइक्रो इरीगेशन पे बहुत फोकस हो गया है. माइक्रो इरीगेशन करेंगे, ठीक है ना, प्रेसिजन इरीगेशन करेंगे. जिस एरिया में ही पानी की ज़रूरत है उस एरिया में ज़्यादा पानी प्रोवाइड कराएंगे, जिस एरिया में कम पानी की ज़रूरत है वहाँ प्रोवाइड नहीं कराएंगे. ठीक है, तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट होना होगा. ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं PM कृषि सिंचाई योजना के. फिर इसके बाद देखते हैं मेजर कंपोनेंट्स क्या है PM कृषि सिंचाई योजना के. तो मेजर कंपोनेंट में जो पहला कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम. PM कृषि सिंचाई योजना से पहले ये स्कीम चलती थी जो कि इरिगेशन को बढ़ावा देती थी इंडिया में, है ना. तो जब PM कृषि सिंचाई योजना आई, दिस स्कीम AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम वाज सबस्यूम्ड इन PM कृषि सिंचाई योजना. तो पहला कंपोनेंट आपका ये हो गया है. ठीक है, फिर हर खेत को पानी, इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन. ठीक है, ensuring water access to every field through minor irrigation, watershed development and groundwater rejuvenation. फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो आप बेसिकली वाटर एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, कम पानी में ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो माइक्रो इरीगेशन टेक्निक्स की यहाँ पे बात हो रही है, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम एंड वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो ये हुआ बाद में. ठीक है, फिर इसी के साथ वाटर डेवलपमेंट कंपोनेंट भी एक कंपोनेंट है अंडर PM कृषि सिंचाई योजना. इसमें जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करेंगे, यू नो, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर की बात करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात करेंगे. चलिए आगे देखते हैं. फिर क्वेश्चन कह रहा है कि मोर ड्रॉप पर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, व्हाट डज दिस मीन्स पर ड्रॉप मोर क्रॉप. ठीक है, इसका इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? तो देखिए साफ साफ क्लियर है क्या है मतलब इसका. प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हो, कम पानी में जो है एग्रीकल्चर हो पाए. ऑल दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप. So water conservation, drip irrigation, higher productivity. So pros of financial liberalization in India क्या है? तो increased efficiency and competition. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए बैंक्स आए, प्राइवेट बैंक्स आए. बेटर रिसोर्स एलोकेशन, देखिए बाहर से पैसा इंडिया में आना ज़्यादा शुरू हुआ तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ज़्यादा हुआ. तो ठीक है ना. फिर इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल फ्लोज, FDIs, FIIs, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये सब बहुत ज़्यादा आया. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन से ये भी बेनिफिट्स हुए हैं. फिर इसके बाद जो है नए नए यू नो नए नए मार्केट्स इंडिया में, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया के मार्केट में आए, जैसे कि डेरिवेटिव्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं. ठीक है ना, पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स, प्रोमिसरी नोट्स, इन नए नए तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोमिसरी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये नए नए जो है म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, ऑल दीज यू नो न्यू सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्टेड कमिंग इन द इंडियन मार्केट. दिस ऑल लेड टू ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, इजी एक्सेस टू क्रेडिट, क्योंकि भाई बैंक्स नए नए आ रहे थे इंडिया में, नए नए यू नो क्रेडिट लेंडिंग एजेंसीज इंडिया में आ रही थी. सो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट लेड टू यू नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द कंट्री. ठीक है, तो अब कॉन्स क्या है? ठीक है, तो ये हो गए प्रोज के बारे में हमने बात कर ली. आगे देखते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या थी फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन में. तो प्रॉब्लम में पहला है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. जब बाहर की कंपनीज, बाहर के फाइनेंशियल मार्केट्स, बाहर के बैंक्स इंडिया में आके काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोजर टू द ग्लोबल वर्ल्ड इंक्रीजेस. अगर उन कंट्रीज़ में, जिन कंट्रीज़ के बेसिक वो फाइनेंशियल ये बैंक्स वगैरह हैं, उन कंट्रीज़ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इंडिया में भी आएगी. ठीक है, सो वी आर एक्सपोजर टूवर्ड्स द ग्लोबल वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंक्रीज्ड. तो रिस्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ. ठीक है, 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में कुछ अमाउंट में जो है यू नो इंटरफेयर किया. फिर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हुई. क्रेडिट लेंडिंग एजेंसीज एंड प्राइवेट बैंक्स तो इंडिया में आए, बट उनका मोटिव प्रॉफिट था. ठीक है, सो बाय एंड लार्ज दे यू नो एंडेड अप गिविंग मोर एंड मोर फंड्स टू रिच एंड बिग कॉर्पोरेशंस, whereas social objective took a back seat. तो credit often flows to large corporations, neglecting small farmers and MSMEs. ठीक है, फिर ओवर एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट हुआ. बैंक्स, NBFCs, इनका एक्चुअल में फोकस ऑन प्रॉफिट था. फिर जो है असेट बबल्स, अभी देखिए रिसेंटली
before the current the 2024 के elections, before 2024 elections, the Indian stock market was going to new heights, and the reason was asset bubble, and that bubble it bursted after the elections, and this current government came into power again. So the asset bubble got burst, and as a result there was good amount of stock market volatility in the country. ठीक है, वही वल्नरेबिलिटी एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, फिर से वही पॉइंट है. ठीक है, तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन हैज़ बीन pivotal in modernizing India's financial sector. However, it requires strong regulatory frameworks such as RBI and SEBI to mitigate risk and ensure that growth remains inclusive, stable and sustainable. All right? तो ये हमारा फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन पे बात हो गया. आगे देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ पीडीएस इन इंडिया? ठीक है, APSC has obsession of asking either MSP or PDS in subsequent years. So these two are the topics which shall be prepared thoroughly by the students, because every year or the next year a question is very much can be expected from MSP as well as PDS. So give an account of implementation of PDS in the country. तो देखिए डायरेक्टली हम स्टार्ट कर सकते हैं. PDS होता क्या है, इंट्रोडक्शन में बताइए. PDS क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से जो है ये निकल के आया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है ना. तो क्या करते हैं इसमें, एसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडाइज प्राइसेस. ठीक है, अब देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीडीएस क्या है. ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? फूड सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है. फूड सिक्योरिटी, प्राइस स्टेबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव है कि भाई प्राइस स्टेबल रहे, फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ना हो. पावर्टी एलिविएशन, सही बात है, सस्ते दामों पे अनाज दिया जा रहा है पीडीएस के अंदर. तो पावर्टी, इट इज़ एन एंटी पावर्टी पिल. इट कैन बी सेड एज एन एंटी पावर्टी पिल. ठीक है, और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है. ठीक है, फार्मर्स जो हमारे यहाँ फार्मर्स हैं, तो गवर्नमेंट एमएसपी के अंदर बहुत सारा प्रोक्योरमेंट करती है to give grains under the PDS scheme. So farmers have a ready-made customer in the form of government. ठीक है, तो PDS की वजह से गवर्नमेंट MSP पे प्रोक्योरमेंट कर रही है, which in turn helps the farmers. ठीक है, सो ये भी हमारा एक पॉइंट बन जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ PDS. आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ PDS क्या है. भाई कंपोनेंट्स क्या होंगे PDS के? प्रोक्योरमेंट करना. तो प्रोक्योरमेंट कौन करेगा? प्रोक्योरमेंट FCI करेगी. ठीक है, MSP पे. किस पे करेगी? MSP पे. ठीक है, फिर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोक्योर कर लिया, फिर स्टोर करना होगा, स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करना होगा. सेकेंड कंपोनेंट इज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन. ये स्टेट गवर्नमेंट मेनली करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है ना, मेनली स्टेट गवर्नमेंट टेक पार्टिसिपेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, क्योंकि ये जो है बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स. फिर इसके बाद टारगेटेड अप्रोच. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज होता है, राशन कार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं जो कि एलिजिबल हाउस होल्ड्स होते हैं. सो ऑल दिस इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स. तो टारगेटेड अप्रोच रहेगा हमारा. ठीक है, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द कंट्री. आगे देखते हैं. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीडीएस इन इंडिया. ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीडीएस इन इंडिया क्या है? नेशनल लेवल पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो इसका इम्प्लीमेंट करने में इसका पूरा ओवरसाइट करता है. फिर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे. ठीक है, जो प्रोक्योरमेंट से लगा के स्टोरेज, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सबके ऊपर ध्यान देंगे. ऑल राइट, फिर कुछ रिफॉर्म्स की बात है जो लिए गए हैं, जैसे डिजिटाइजेशन, आधार सीडिंग, ई-पॉस डिवाइसेस. ठीक है, DBT. ठीक है ना. चलिए, अब ये हो गया, इतना हमारा काम हो गया जो क्वेश्चन में पूछा गया था. अब बात करते हैं जो नहीं पूछा गया. अगर आप थोड़ा बहुत चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PDS दे पाते हैं, देन आई थिंक आपने जो है काफ़ी अच्छा आंसर लिखा. और चैलेंजेस क्या है? वही लीकेजेस हैं, घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं, इनएडिक्वेट स्टोरेज है, स्टोरेज खाना पड़े पड़े सड़ रहा है. ठीक है ना, करप्शन बहुत ज़्यादा है. ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे मिड वे गुड ग्रेन्स आर टेकन आउट एंड सोल्ड इन द ओपन मार्केट, वेयरएज बैड क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स आर एक्सपोर्टेड टू फेयर प्राइस शॉप्स. ऑल राइट, तो लीकेजेस हो गया, घोस्ट बेनिफिशियरीज, इनएडिक्वेट स्टोरेज, लॉजिस्टिकल इश्यूज. ठीक है ना, फिर रीजनल डिस्पैरिटीज इन कवरेज. चलिए आगे देखते हैं. हमने सिंस चैलेंजेस बताए हैं, तो हमारा जो कंक्लूजन होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए. ठीक है, तो फॉरवर्ड लुकिंग हम कैसे कर सकते हैं इसमें? टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाइक डिजिटाइजेशन, DBT हैव इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी बट स्ट्रेंथनिंग स्टोरेज, रिड्यूसिंग लीकेजेस
and ensuring last mile for achieving a full and transparent and effective PDS shall be the way forward. ठीक है, तो ये हो गया हमारा PDS से रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट ऑफ इंडिया. तो द क्वेश्चन इज नॉट ऑन द बजट. 2025-26 के बजट पे ये क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिकली स्टैटिक पे क्वेश्चन है कि बजट के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि आर्टिकल 112 में जो है बजट की बात की गई है अंडर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद दैट. ठीक है, फिर मेन कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट क्या होता है? मेन कंपोनेंट तो दो कंपोनेंट्स होते हैं बजट के, एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गया एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. फिर कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. सो इन सब का थोड़ा थोड़ा बेसिकली आप बता दें. जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दें अगर इसका, दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द आंसर टू द एग्जामिनर. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या होगा? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा? पेंशन, सैलरीज, डे टू डे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, सिमिलरली कैपिटल रिसिप्ट्स में डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल. सो वी कैन कम अप विद ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सो लेट्स सी अबाउट दिस. सो रेवेन्यू बजट हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर. देन कैपिटल बजट देखिए, वही कैपिटल रिसिप्ट्स की बात की गई है इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है इसमें. ठीक है, सो ऐसे हमने कर लिया. अच्छा, इसका प्रेजेंटेशन अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे. रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें टैक्स रेवेन्यू, इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बता दीजिए क्या क्या हो सकता था. फिर कैपिटल बजट में ऐसे करिए. ठीक है, सो वी कैन कम अप विद दिस सॉर्ट ऑफ डायग्राम एज वेल. आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट इन द इंडियन बजटरी प्रोसेस. तो भाई फिस्कल डेफिसिट सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिसिट होता है जो गवर्नमेंट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताता है. तो उसी पे ही क्वेश्चन भी आया है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका. तो आप फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताइए कि फिस्कल डेफिसिट बेसिकली इम्प्लाइज द बोरोइंग नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो वैसे बता दीजिए फिस्कल डेफिसिट होता क्या है. ठीक है, फिर इसके बाद सिग्निफिकेंस बताइए. सिग्निफिकेंस क्या होगा? इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, इकोनॉमिक स्टिमुलेट, मतलब आप जो है इकोनॉमिक स्टिमुलस देना है, इकोनॉमी में इंजेक्ट करना है कि नहीं करना है. दैट कैन बी वेरी नाइसली सीन इफ द फिस्कल डेफिसिट इज लो. ठीक है, आगे देखिए. फिर डेट सस्टेनेबिलिटी की बात करेगा भाई कि सस्टेनेबल डेट है गवर्नमेंट के ऊपर या नहीं है. अगर डेट जो है फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेट इज़ नॉट देयर इन द कंट्री, तो ऑस्टेरिटी मेजर्स द गवर्नमेंट विल टेक एंड इट वुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर. ऑलराइट, एंड अगर उसने देखा कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं है, रिलेटिव प्रेफर कंफर्टेबल रेंज में, सो गवर्नमेंट कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग मोर एंड मोर मनी सप्लाई इन द कंट्री. ऑलराइट, चलिए आगे देखें. प्लानिंग में हेल्प करेगा फिस्कल डेफिसिट. जैसा फिस्कल डेफिसिट होगा उसी के हिसाब से गवर्नमेंट प्लान करेंगी चीज़ों को. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अच्छा, एक अगर डायमेंशन आप दे पाएँ इसमें कि ये करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं फिस्कल डेफिसिट को लेके, या 2025-26 में कितना फिस्कल डेफिसिट था. तो मेरे ख्याल से आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 4.4% के आसपास फिस्कल डेफिसिट था 2025-26 के बजट में. सो इफ़ यू आर एबल टू मेंशन दैट द रीसेंट ट्रेंड्स देन ऑल्सो इट्स रियली गुड. फाइन, फिर अकॉर्डिंगली आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं. चलिए भाई आगे देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया. व्हाट नीड्स टू बी डन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इफेक्टिवली. डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई सिग्निफिकेंस क्या होता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का. तो सिग्निफिकेंस क्या होगा उसकी बात करेंगे. फिर जो है व्हाट नीड्स टू बी डन टू एड्रेस द चैलेंजेस. अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इंडिया में बनने में इश्यूज क्या हैं उसकी बात करेंगे. वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को आप डिफाइन कर दीजिए. ठीक है ना, कि ये होते क्या हैं. ठीक है, फिर सीधे आ जाइए कि सिग्निफिकेंस क्या है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का. क्या होगा सिग्निफिकेंस? मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, FDI आएगा, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, ट्रेड प्रमोशन आएगा, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी आएगी, लॉजिस्टिकल इनएफिशिएंसी डिक्लाइन करेगी. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो देखते हैं. तो बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया.
तो मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, सही बात है, बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आएंगे, बड़े बड़े हाईवेज बनेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को जॉब्स मिलेगा, तो जॉब क्रिएशन की बात होगी, सही बात है इसमें, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ जो है इंफ्रा डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल हब्स बनेंगे अलॉन्ग साइड द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर प्लान्ड इन दिस मैनर कि जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं ना, इकोनॉमिक हब हैं, इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं, उनको कनेक्ट करें। सो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर प्लान्ड इन दिस वे। तो कहीं ना कहीं जो है इंफ्रा डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन, आप देखेंगे जब कभी भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आते हैं या टाउनशिप्स आती हैं तो उसी के साथ में अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज करता है, तो अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वही एक्सपोर्ट एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन द कंट्री। चलिए चैलेंजेस देख लेते हैं। आप बताइए भाई चैलेंजेस क्या होंगे? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा तो फंडिंग के इश्यूज होंगे, ठीक है। बड़े बड़े जो ना हाईवेज बनने हैं तो ज़मीन का इशू आएगा, तो लैंड एक्विजिशन एक इशू होगा, ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट वही है, लैंड एक्विजिशन इश्यूज, फार्मर्स को एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा है, कई बार एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पाता, एंड दैट इज़ वाई द प्रोजेक्ट गेट्स स्टॉल्ड, ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन इश्यूज होंगे। नेक्स्ट देखिए फंडिंग इश्यूज हैं, फंडिंग कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, ठीक। आगे देखते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो विच रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ फंड्स एंड गवर्नमेंट लैक्स दैट बिग फंड्स, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल एजेंसी, जब कभी भी आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाएंगे तो काफ़ी सारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं एंड डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑल दीज मिनिस्ट्रीज हैव टू वर्क इन टैंडम, एक साथ, ठीक है, विच इज़ एन इशू एट टाइम्स। दिस लीड्स टू द प्रोजेक्ट्स गेटिंग डिलेड, ठीक है, ड्यू टू दिस रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। So this is also a issue, coordination among multiple agencies, alignment between central ministries, state governments, local authorities is also an issue, ठीक है। फिर environmental concerns, कई बार जो है ना कि environmental issues होते हैं, environmental impact assessment अच्छे से नहीं किया गया होता है, या फिर किसी प्रोजेक्ट का environmental impact थोड़ा ज़्यादा होता है जिससे कि फॉरेस्ट को क्लियरेंस करना पड़ेगा, तो कई बार these big projects go in limbo and they do not materialize because of lack of clearances, or they face opposition from from the protests from the people, local people, ठीक है। पोल्यूशन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन होता है, तो लोकल लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, लोकल्स प्रोटेस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेजर्स क्या होंगे। अब देखिए हमने चूंकि चैलेंजेस बताए हैं जो कि पूछे गए हैं, सो आई थिंक वी नीड टू कम अप विद द मेजर्स that how we can address these challenges। अगर ब्रीफ में भी बता पाएँ आप लोग तो आई थिंक इट वुड बी वेरी गुड। तो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन करें लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को, पब्लिक फंडिंग को कैसे टैकल कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मोबिलाइज करेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। फिर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, एक सिंगल विंडो क्लियरेंसेस वाले डिपार्टमेंट्स बनाए हम लोग जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल एंड वर्टिकल लेवल पे एंड हॉरिजॉन्टल लेवल पे इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन लेके आए, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेके आए, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट किए जाए अच्छे से, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो सके, लोकल लोगों को जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स विद द लोकल पॉपुलेशन so that they do not protest, rather they find themselves as a part in the development process. So the development should be participative, taking into confidence the local population so that they do not resist themselves, ठीक है, and avoid the projects to be materialized. So this was about this industrial corridors. Thus you can conclude effectively that industrial corridors are pivotal for India's economic modernization and global competitiveness. चलिए next question देखते हैं. What is meant by food security? What are its dimensions? Examine the role of National Food Security Mission. Again it's a very direct question, ठीक है. चलिए देखते हैं. So what is meant by food security? क्वेश्चन साफ है, फूड सिक्योरिटी क्या है. तो इसमें जो है आप डायरेक्टली आप फूड सिक्योरिटी के बारे में डेफिनेशन बता सकते हैं. व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस, यू कैन डायरेक्टली कम अप विद द डेफिनेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है. फिर इसके बाद पूछा है डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी. डायमेंशन क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड फूड स्टेबिलिटी, ठीक है.
सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड फूड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी फूड क्या है, फूड हमेशा एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी क्या है, हर आदमी के पास एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट रिसोर्सेज हों, पैसे हों। फिर फूड यूटिलाइजेशन क्या है, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बात की जाती है। कई बार सैनिटेशन या हाइजीन ना होने से इट लीड्स टू हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इन विच यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द फूड यू आर ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल आप देखें बच्चों में भी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको डायरिया एंड ऑल का प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी होता है बिकॉज ऑफ सैनिटेशन इशूज़, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे फेल टू यूटिलाइज द फूड दे आर ईटिंग। ठीक है, सो we need to ensure that the food is available to the people, but there is sufficient hygiene and sanitation so that the food is being utilized in the body. ठीक है, फिर फूड स्टेबिलिटी रहे। ठीक है ना, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन मस्ट रिमेन कंसिस्टेंट ओवर टाइम, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं, हमारा फूड सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, आगे देखते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन क्या कहता है, ये बेसिकली एक मिशन था गवर्नमेंट लेके आई थी जिसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई थी इन टर्म्स ऑफ राइस, वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना था, कोर्स सीरियल्स का प्रोडक्शन बढ़ाना था एंड पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाना था। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना था एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था एंड फार्मर की इनकम को बढ़ाना था। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, बट द क्वेश्चन सेज एग्जामिन। सो अगर हम इम्पैक्ट भी बता दें इस फूड सिक्योरिटी मिशन का क्या रहा, कितना इस मिशन के अंडर हमने अचीव किया, तो आई थिंक द आंसर वुड बी वेरी मच अप्रोप्रिएट, लाइक इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट एंड पल्सेस। कैसे, फ्रॉम 234 मिलियन टन्स इन 2007-8 द प्रोडक्शन ऑफ जो है दिस राइस हैज़ इंक्रीज टू 330 मिलियन टन्स। पल्सेस प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 14 मिलियन टन्स टू 28 मिलियन टन्स। तो 2007-8 में पल्सेस का प्रोडक्शन कितना था, 14 मिलियन टन्स के आसपास था, एंड अभी कितना है, 28 मिलियन टन्स के आसपास है इन द ईयर 2023-24। सो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ राइस, इन टर्म्स ऑफ वीट एंड इन टर्म्स ऑफ pulses has been there under this National Food Security Mission. Please do not get confused under National Food Security Act. The act is different one and the mission is different. ठीक है, in this mission you are talking about increasing the production and productivity of cereals, and in Food Security Act you talk about providing the vulnerable population of this country with food grains. ठीक है, तो इम्पैक्ट भी अगर आपने बता दिया तो आपका एग्जामिन वाला पार्ट भी आपने एड्रेस कर दिया। चलिए फिर अकॉर्डिंगली जो है आप इसको कंक्लूड कर दें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, डाइवर्सिफाइंग क्रॉप्स एंड इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। ठीक है, तो ये हुआ बात हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, फाइन। So the next question says, discuss the changes in cropping pattern in Indian agriculture. ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर में चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न क्या आए हैं सिंस द अडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज इन 1960s। तो 1960s में कुछ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की गई थी, उसकी वजह से जो है क्रॉपिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। तो वो चेंजेस क्या थे उसके बारे में हमें बात करनी है। 1960s और rather if I say late 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन was adopted। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद बहुत सारे चेंजेस हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में आए थे, उसी पे ही ये क्वेश्चन है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे दैट 1960s मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज इन इंडिया विच एम्ड एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। ऑलराइट, ठीक है, दिस लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न। तो फिर यहाँ पे हम अपना इंट्रोडक्शन कंक्लूड कर देंगे, फिर हम एक सेपरेट हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, कि व्हाट वाज द चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड देयर वी विल टॉक अबाउट HYV सीड्स। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ इरीगेशन। ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हम कैश क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा गए, शुगर केन, हम राइस पे ज़्यादा गए, हम वीट पे ज़्यादा गए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा हुआ ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन एरा। ऑलराइट, नॉर्मली इंडिया में सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर पे फोकस ज़्यादा रहता है। ठीक है, इन मल्टीपल क्रॉपिंग पे फोकस किया गया एंड इंटेंसिफिकेशन की बात की गई, एंड राइस वीट रोटेशन बिकेम वेरी मच प्रोमिनेंट। ठीक है ना, तो जो है जो स्टेट्स थे इंडिया के वो
अपनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स को छोड़कर, अपनी क्लाइमेट के हिसाब से कल्टीवेशन को छोड़कर दे शिफ्टेड टुवर्ड्स राइस एंड वीट सिस्टम। तो एक बार सीजन में राइस उग रहा है, ठीक है, खारिफ सीजन में, फिर राबी सीजन आया तो उसमें वीट उगा रहे हैं। सो जो रोटेशन हुआ वो राइस एंड वीट के फॉर्म में हुआ, इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग एज पर द एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ दैट प्लेस। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया ने भी सॉ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, शुगर केन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। पंजाब हरियाणा इमर्ज एज ग्रीनरी ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली वेस्टर्न यूपी, पंजाब हरियाणा, दे वर द बेल्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री। तो ये हमने बता दिया कि क्या चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न आए हमारे ड्यू टू न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बाद, ठीक है। इसके बाद देखिए ज़रा क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज। तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा एनवायरनमेंट में। तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है हमने फर्टिलाइजेशन पे, हमने जो है इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन किया, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल, ओवर एक्सट्रैक्शन हुआ, एक्सेसिव इस्तेमाल हुआ, उसकी वजह से सॉइल सैलिनाइजेशन हुआ, तो सॉइल हमारा ख़राब हुआ, सॉइल के अंदर जो माइक्रोबायोटा था उस पर दिक्कत आई, प्लस हमारा जो ग्राउंड वाटर था वो एग्जॉस्ट होने लगा। कहाँ पे? ग्रीन रेवोल्यूशन वाली बेल्ट में। तो ये पहला एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रहा। फिर इसी के साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने जो है पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, हमने फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, इससे जो है सॉइल में ये सॉइल्स एसिडिक हुए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और साथ ही साथ जो माइक्रोबायोटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे सॉइल के, वो ख़त्म हो गए, ठीक है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिड्यूस होने लगी, ठीक है। तो these agriculture technologies were not sustainable enough with respect to एग्रीकल्चर। तो देख लेते हैं क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हुए थे न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज के। सॉइल डिग्रेडेशन, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, मोनोक्रॉपिंग हुआ तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस कर गई। फिर न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हुआ, डिप्लीशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो ह्यूमस था, और साथ ही साथ जो माइक्रोबायोटा था, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज़ की वजह से दे गॉट डिप्लीटेड। फिर वाटर रिसोर्स डिप्लीशन होने लगा, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर स्पेशली फॉर राइस एंड वीट लेड टू फॉलिंग ऑफ वाटर टेबल्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? इनएफिशिएंट इरिगेशन, तो वाटर लॉगिंग हुई, सैलिनिटी हुई, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, ठीक है ना। फिर फर्टिलाइजर पोल्यूशन हुआ, हेवी केमिकल यूसेज लेड टू कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडीज, और इसी के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिव राइस कल्टीवेशन हुआ। एंड एज यू ऑल नो दैट टू मच ऑफ राइस इनफैक्ट राइस कल्टीवेशन लीड्स टू एमिशन ऑफ मीथेन इन द एनवायरमेंट। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। आगे देखते हैं। द एडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज since 1960s transformed India into a food surplus nation, but it came with environmental and ecological cost, ठीक है। There is a growing need for eco-friendly, sustainable and diversified farming system to balance productivity with the environmental health. So this was all about the questions of economics in the recently conducted APSC mains. Thank you for being with us. Thank you very much. Hello everyone, welcome to Ajmal IAS Academy. Today we will discuss the questions from GS3. Few questions related to environment from GS3. जैसे कि here आप देख सकते हैं question number 5 and 6. Question number 5 and 6. The pattern of question is very simple. ठीक है, ऐसा लगता है कहीं से वो है ना लिया गया है। देखिए आप अगर से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट डज द टर्म डार्क ऑक्सीजन मीन? क्वेश्चन मार्क। देन हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड? क्वेश्चन मार्क। वेयर इज इट फाउंड एंड व्हाई इज डार्क ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट? इसमें वो वाला जो एक मेंस एग्जामिनेशन में हमें जो चैलेंज फेस करना होता है स्ट्रक्चरिंग को लेके, कैसे स्ट्रक्चर करें, है ना। जब जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे स्ट्रक्चर करें, वो इस जगह पे चला गया। तो यहाँ पे इसमें हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन ऑन द डार्क ऑक्सीजन, ठीक है। रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़, रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक इट वाज इन न्यूज़। तो यहाँ पे इन इंट्रोडक्शन यू कैन डिफाइन व्हाट इज डार्क ऑक्सीजन, ठीक है। डार्क ऑक्सीजन इज ए डीप सी, dark oxygen is produced
है ना, इज बीन प्रोड्यूस इन डीप सी विदाउट सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए ऑन द अर्थ, ऑक्सीजन हम अब तक जो जानते थे, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें सनलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ दिस डार्क ऑक्सीजन, है ना, डार्क ऑक्सीजन जो है वो विदाउट फोटोसिंथेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जनरेट हो रही है कहाँ पे, बॉटम ऑफ द ओशंस, एट द बॉटम ऑफ द ओशंस। नाउ दिस इज वेरी बिग न्यूज, it is opening the new horizon of for the studies, है ना, ओशियनिक स्टडीज, इकोसिस्टम स्टडीज, इसमें न्यू हॉरिजन इसमें स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, दिस फिनोमेना, अब इसमें ये लिखेंगे वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज डार्क ऑक्सीजन फाउंड एट द बॉटम ऑफ ओशन एंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, by the process of electrolysis। आप इसमें लिख सकते हैं। Now you can see the direct question, what does the term dark oxygen mean? Introduction में you have to write what is the dark oxygen, है ना, यहाँ पे ये कहाँ मिला, below the surface or thousands of feet below the surface of the water, ये आप सब लिख सकते हैं, and produced by the electrolysis, है ना, without the presence of sunlight, इसलिए इसको dark oxygen बोलते हैं। You can define in your terms or in general। Then the next part is, वहां पे पूछा गया हाउ दिस इज प्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, टेक्निकल है थोड़ा सा, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, सिंपल। नाउ हियर क्या हो रहा है, इफ यू रिमेंबर few places in Indian Ocean and Pacific Ocean have these polymetallic nodules, मतलब आलू जैसे, है ना, रॉक्स जिसमें निकेल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये जो मेटल्स हैं वो होते हैं, है ना, वो एक्रीशन से फॉर्म होते हैं ओशन के सरफेस पे। अराउंड 3 to 4 किलोमीटर जो डेप्थ होती है ओशंस के, वहाँ पे वो फॉर्म होते हैं पॉलीमेटालिक नूडल्स, है ना, और उसको बहुत से सीबेड अथॉरिटी जो है इट गिव्स परमिशन टू एक्सट्रैक्ट। अभी तक वो प्रैक्टिकली एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉलीमेटालिक नूडल्स, ठीक है, इसके वजह से। अब नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट हैज कम दैट इज ऑफ डार्क ऑक्सीजन। अब ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है देखिए, बिकॉज इसमें क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे कि हमने देखा बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिस पॉलीमेटालिक नूडल्स आर एक्टिंग एज ए नेचुरल बैटरीज, दे आर एक्टिंग एज ए नेचुरल बैटरीज बिकॉज ये है मेटल्स, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर एक्टिंग एज ए नेचुरल बैटरीज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। इसका प्रोसेस ये कि मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म हो गया ये बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉलीमेटालिक नूडल्स, जिसमें कि आपके मेटल्स होते हैं, है ना, दे आर एक्टिंग एज ए नेचुरल बैटरीज, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे होगा। देन द प्रोसेस क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना, वेयर हाइड्रोजन एंड फ्री ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन एंड फ्री ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। ये मैकेनिज्म और प्रोसेस है। तो दूसरा जो पार्ट था हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, ये वाला एड्रेस होगा। नाउ वेयर इज इट फाउंड, ठीक है, नाउ वेयर इज इट फाउंड, आप सीधा उसको हेडिंग डालोगे, वेयर इज इट फाउंड, कहाँ मिलता है ये, ओशन सरफेस पे, ओशन बॉटम से, बॉटम ऑफ द ओशन अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स जहाँ पे डेप्थ है वहाँ पे मिलेगा। एंड दिस इज फाउंड इन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ये वाला, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाई इज डार्क ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द लास्ट पार्ट इज व्हाई इज डार्क ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट, वेरी अप्लाइड। अब सारा तो पूछ लिया, नाउ इंपॉर्टेंट ऑफ डार्क ऑक्सीजन। अब इट हैज वेरी ह्यूज, इट हैज ओपन वेरी न्यू हॉरिजन ऑफ स्टडीज। अब डार्क हम पहले कभी नहीं जानते थे,
कि भाई फोटोसिंथेसिस के अलावा भी एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकती है, अब यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देन द इम्पोर्टेंस इज इकोलॉजिकल, है ना, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो जाएगा। देन एस्ट्रोबायोलॉजिकल, देन द ग्लोबल गवर्नेंस और रूल मेकिंग को लेके भी इसको होगा, जैसे कि रेगुलेशन को लेके ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? अर्लियर वी वेर थिंकिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिंग दिस पॉलीमेटालिक न्यूडल्स फॉर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस है इकोलॉजिकल है, क्यों? दिस प्रेजेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम, हम पहली बार हमें पता चला कि देयर इज इकोसिस्टम विच रिलाई ऑन दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजन, डार्क ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी है। तो नाउ लॉट ऑफ स्टडीज इज नीडेड टू स्टडी दिस। देन इम्पोर्टेंस ऑफ जो ये पॉलीमेटालिक न्यूडल्स थे, वी थॉट इट ऑफ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, तो अब इसमें भी थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा। इफ वी स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग दिस पॉलीमेटालिक न्यूडल्स, तो अब एक इकोलॉजिकल चैलेंज क्रिएट हो सकता है ना। जो हम एक ग्लोबल वार्मिंग को लेके आजकल परेशान है, पूरे दुनिया में परेशानी है, ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस इस पर सेट नहीं बैठ पा रहा है, टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं। नाउ दिस पॉलीमेटालिक न्यूडल्स जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा था, अब उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो दिस विल प्रेजेंट एक ग्लोबल गवर्नेंस चैलेंज, रेगुलेटिंग चैलेंज, रेगुलेट करना, है ना, एक्सट्रैक्शन, जो कि सीबेड अथॉरिटी ऑलरेडी परमिशन देती है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नाउ दिस वी हैव टू रीराइट द ग्लोबल रूल्स रिगार्डिंग पॉलीमेटालिक नूडल्स, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डार्क ऑक्सीजन। नाउ यू कंक्लूड बाय राइटिंग द प्रेजेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम हैज ओपनड ए न्यू हॉरिजन ऑफ स्टडी, ऑफ स्टडीइंग द oceans, new horizons of studying the oceans, ठीक है। ये by this you can conclude this question, ठीक है। Okay, moving forward to the next question, that is question number 6. What is global carbon tax? What is global carbon tax and how will this tax be utilized? यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन पार्ट्स में तोड़ के खुद दिया हुआ है, स्ट्रक्चरिंग में इश्यू नहीं है यहाँ पे। What is global carbon tax? How will this tax be utilized? What are the problems that may arise while assessing this tax? Name the first industrial sector to come under preview of this tax. ठीक है, ये आपको यहाँ पे एड्रेस करना है। तो सिंपल है, here question introduction, you can write about the carbon tax, है ना, कार्बन टैक्स व्हाट इज पूछा है, तो यू कैन डिफाइन द ग्लोबल कार्बन टैक्स, है ना, डिफाइन द ग्लोबल कार्बन टैक्स, मतलब कार्बन टैक्स इज एन एनवायरमेंटल टैक्स लेविड ऑन द कार्बन कंटेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। दिस इज द टैक्स लेविड ऑन द कार्बन कंटेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग की वजह से जो CO2 एमिशन हो रहा है ना, इट इज ऑन द एमिशन। अब ये अलग अलग टाइप का है, एमिशन टैक्स है, एनर्जी टैक्स है, बॉर्डर टैक्स एडजस्टमेंट है जो यूरोप ने अभी स्टार्ट किया है ना, बॉर्डर टैक्स एडजस्टमेंट ये वाला जो है। तो द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बॉर्डर कार्बन टैक्स इज टू reduce the emission, to reduce the greenhouse gas emission by creating the financial incentives for pollution and encouraging use of clean energy. ये कार्बन टैक्स का है, ठीक है। ये ग्लोबल लेवल पे अलग अलग वे में इसको यूज किया जाता है। नाउ हाउ कैन, अब ये तो हो गया व्हाट इज कार्बन टैक्स वाला पार्ट पहले, है ना। देन हाउ विल दिस टैक्स बी यूटिलाइज्ड? नाउ सी देयर इज अ डिबेट ऑन हाउ दिस टैक्स बी यूटिलाइज्ड, बिकॉज द कार्बन टैक्स दैट वी आर इम्पोजिंग, है ना, इट इज रिग्रेसिव, इट्स ए काइंड ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। क्यों? बिकॉज इट अफेक्ट्स द पुअर, है ना, because they are like they are not responsible for the huge emissions, carbon emissions, but we are equally taxing all the people, तो एक kind of regressive tax है। तो ये इसमें डिबेट है कि अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। एक्चुअली इसमें there is a debate, है ना, there is a debate how to utilize this carbon tax, क्योंकि कार्बन टैक्स इज देयर
सिंस डिकेड और हाफ, है ना, 1.5 डिकेड से चल रहा है, तो यूटिलाइज कैसे करेंगे? नाउ दिस कैन बी यूटिलाइज्ड। अब ये सेकंड पार्ट है इसका, यूटिलाइजेशन। सेकंड पार्ट कौन सा है इसका? यूटिलाइजेशन है, ठीक है। दिस कैन बी यूज फॉर सेवरल पर्पसेस लाइक इन्वेस्टिंग इन क्लाइमेट अडाप्टेशन, दैट कैन बी यूज इन क्लाइमेट अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स, मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद साथ साथ वी कैन ऑल्सो यूज फॉर फंडिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, research and development regarding the technological development for dealing or mitigating the climate change or global warming, ये हो गया। और this can also be returned, this can also be returned to public through tax cut, through tax cut। क्या है ये? मतलब बेसिकली वी हैव दिस कार्बन टैक्स शुड बी यूज्ड to few people are of the opinion this carbon tax should be used to disincentivize or to have a negative impression for to reduce the emissions, है ना। basically we want to reduce the carbon emissions, उसके लिए तो that can be taxed and again given back to the people, ये भी कर सकते हैं। now the third part of this question is what are the problems that may arise while assessing this tax? What are the problems that will arise in assessing this tax? ठीक है, there are multiple problem, yes it is there, there are multiple problems, जैसे for example economic and administrative problems, economic and administrative problems, like for example setting right level of taxes, ठीक है, कितना टैक्स करना चाहिए। देन कॉम्पिटिटिवनेस एंड कार्बन लीकेजेस, ठीक है, टैक्स लीकेजेस भी होता है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं कलेक्शन में लीकेजेस भी है। देन डिफिकल्टी इन एक्यूरेट मेजरमेंट, डिफिकल्टी इन एक्यूरेट मेजरमेंट, भाई कितना होगा, कितना टैक्स करें, कौन से फॉसिल फ्यूल को कितना टैक्स करें, वो है। देन देर इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, why? Because few industries are shifting from production, shifting their production lines from the countries where there is this strict implementation of carbon taxes to the less regulating countries where there is the regulation is very less, वहाँ पे shift हो रहे हैं। तो these are the challenges, problems in assessing this tax। and then the next is political and social problems, political and social problems, ये वाला भी है, ठीक है, political and social problems। there is political resistance, yes there is political resistance regarding this carbon tax, है ना। जैसे इंडिया इज इटसेल्फ इज रजिस्टिंग दिस क्रॉस बॉर्डर टैक्स, है ना, एडजस्टमेंट जो कार्बन है यूरोप का लगाया हुआ है। देन दिस इज देर इज पब्लिक अपोजिशन बिकॉज द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, है ना, अल्टीमेटली कॉस्ट हैज टू बियर बाय दिस पब्लिक, है ना। एंड देर इज लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, देर इज लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ये भी है। देन दिस इज हाउ यू हैव टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, है ना। पहला देयर आर द स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्रीज पे बिकॉज दिस आर कार्बन इंटेंसिव, एमिशन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, तो इन पे ये टैक्स लगा रहे हैं। तो दिस इज देन यू हैव टू कंक्लूड, है ना, बाय राइटिंग वी नीड टू टेक long term measures to mitigate, है ना, and there should be technological adaptation towards the cleaner future or clean fuels, use of clean fuels, ऐसा लिख के you can conclude this question, ठीक है। तो these two questions are from the environment in GS3, ठीक है। Thank you. Hello friends, welcome to Ajmal IAS Academy.
and today we'll be discussing questions on internal security asked in the recently concluded APSC mains. All right, so let's begin. The first question says, why did Myanmar became a sanctuary for insurgent groups in northeast India? तो एक पार्ट क्या हो गया क्वेश्चन का, why did Myanmar became a sanctuary for insurgent groups in northeast India? Second part says, how does China's Belt and Road Initiative affect Indian security? ठीक है, तो ये I don't know why these two separate questions are being asked in a single question, but since they have been asked, so we'll discuss them. ठीक है, तो पहले चलिए हम बात करते हैं, why has Myanmar become a sanctuary for insurgent groups? तो इसमें हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बाय सेइंग सेवरल हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स मेड म्यांमार अ सेफ हेवन फॉर इंसर्जेंट ग्रुप्स. ठीक है, फिर इसके बाद व्हाट आर द रीजंस, तो लिखेंगे पहला रीज़न क्या है, पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर्स. बिल्कुल सही बात है, द बॉर्डर इज़ वेरी मच पोरस बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार विथ पुअर सर्वेलांस एंड पुअर पेट्रोलिंग. ठीक है, plenty of फॉरेस्ट एरियाज एंड अदर इशूज आर देयर, डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर है. क्यों? बहुत सारे माउंटेनस रीजन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं एंड फॉरेस्ट एरियाज हैं, तो वहाँ पेट्रोलिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू बी डन. सो पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार लीडिंग टू ईजी मूवमेंट ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स. सेकेंड हमारा क्या है, डीप एथनिक एंड कल्चरल टाइज. तो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं उनके एथनिक टाइज यू गेट इट ओवर इन द म्यांमार रीजन, जैसे कि कुकीज़ दे हैव एथनिक टाइज विद पीपल फ्रॉम म्यांमार. ऑल राइट, तो एथनिक टाइज हैं जो इनको दे प्रोवाइड देम विद सेफ हेवन्स, उनको रुकने का, रहने का आराम से, दे गिव देम गुड अमाउंट ऑफ स्पेस टू स्टे इन म्यांमार. सो व्हाट द इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड अप डूइंग इज दे कम ओवर हियर, क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस एंड दे रन बैक टू म्यांमार. So many ethnic groups like Nagas, Mizos, Kachins, Cookies live on both sides of the border. ठीक है, and is insurgents find local support and recruitment networks in Myanmar. ठीक है, just a second. Fine. Then weak state control. देखिए Myanmar is a country which is in a state of war right now. क्योंकि वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल एक बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही है. वेयर एज द इंसर्जेंट ग्रुप्स आर इन द म्यांमार, देयर आर मेनी इंसर्जेंट ग्रुप्स इन म्यांमार जो कि एक गुड अमाउंट ऑफ कंट्रोल दे इंजॉय इन द सबर्बन एरियाज एंड हिंटरलैंड एरियाज. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इंडिया का बॉर्डर है म्यांमार के साथ, तो वहाँ पे वीक गवर्नेंस है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है वहाँ पे. सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों ईजी मूवमेंट होता है वहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट्स एंड इंस्टेबिलिटी. देखिए म्यांमार इज़ अ प्लेस जहाँ पे एथनिसिटी बहुत ज़्यादा टाइप की है एंड बहुत अलग अलग है. सो देयर हैव बीन ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स, टू मच ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स इन म्यांमार, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज सिग्निफिकेंट इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार विच लीड्स टू द क्योर्स इन इंडिया एज वेल. सो हिस्टोरिकल म्यांमार्स लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद एथनिक इंसर्जेंसीज. ठीक है, तो बहुत सारे वहाँ पे ग्रुप्स हैं, आर्म्ड रिबिलियंस हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हैं बहुत सारे जो आपस में लड़ते रहते हैं एंड उसी का ही यू सी अ स्पिल ओवर इफेक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. सो ये हो गया हमारा. देन एक्सेस टू आर्म्स एंड इलीगल ट्रेड. यू मस्ट नो दैट गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, और जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है म्यांमार है, ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल में जो है इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे, एंड गोल्डन ट्रायंगल इज़ अ हब फॉर आर्म्स ट्रेड, फॉर नार्कोटिक्स, फॉर ड्रग्स. ठीक है, तो कई जो है इजी एक्सेस टू आर्म्स हो जाता है, इलीगल ट्रेड ऑफ आर्म्स बहुत होता है इस रूट से. सो द इंसर्जेंट ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड म्यांमार गेट इजी एक्सेस टू आर्म्स एंड दे गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी एज वेल बाय प्रोवाइडिंग पैसेज टू ड्रग्स एंड ऑल. सो ये भी एक रीज़न है. चलिए आगे देखते हैं. फिर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑन इंडिया सिक्योरिटी. ठीक है, तो चाइना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो बेल्ट एंड रोड बेसिकली इनिशिएटिव क्या है, ये चाइना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जिसमें ये लैंड रूट्स एंड ये मैरीटाइम सिल्क रूट जो कि एक लैंड रूट है एंड मैरीटाइम रूट बना रहे हैं टू कनेक्ट द चाइना टू यूरोप. तो इसमें जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे इंडिया के लिए, उस पर देखते हैं. तो वही है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स फिर से आएगा, स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट, ठीक है ना. फिर जो है नॉर्थ ईस्टर्न सिक्योरिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि चाइनीज़ प्रेजेंस इन म्यांमार बहुत ज़्यादा है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस कैन हैव इशूज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया.
तो म्यांमार का क्या क्यूप्यू पोर्ट, एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड क्या क्यू पोर्ट, ठीक है. तो दिस पोर्ट विच इज इन म्यांमार एंड चाइनीज गवर्नमेंट हैज़ गुड कंट्रोल ओवर दिस पोर्ट. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच Chinese presence is there in Myanmar, and this can have spillover effects for northeastern India. अच्छा, आगे देखते हैं कनेक्टिविटी. तो देखिए जो चाइना का BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, दैट पासेस थ्रू CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. तो ये जो कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पासेस थ्रू Pakistan occupied Kashmir, which raises territorial issues for India. ठीक है. तो CPEC एक बहुत बड़ा इसमें एक प्रोजेक्ट है which connects ग्वादर पोर्ट टू Xinjiang province of China. ठीक है. तो ये and this corridor passes through Pakistan occupied Kashmir, and thus India has sovereignty issues over this project. ठीक है. फिर under the Belt and Road Initiative, China is maintaining its military presence in different countries, be it in the Indian Ocean region or be it in the land borders with India. So it has got presence in Myanmar, it has got presence in Bangladesh, it has got presence in Pakistan, and plenty of other countries in the Indian Ocean region. So diplomatic presence and pressure. Then comes is geopolitical competition. India faces the challenge of balancing development cooperation and maintaining strategic autonomy in its neighborhood. ठीक है. तो ये भी एक हमारा जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इशू हो जाएगा, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इट्स टफ. कंक्लूजन में आप मेरे ख्याल से यू शुड मर्ज बोथ द इशूज, दैट इज insurgency in northeast and China's Belt and Road Initiative needs to be dealt aptly to ensure internal as well as external security of the country. तो अगर आप ऐसे conclude करते तो it would have been better. चलिए let's discuss the second question. The second question is on Armed Forces Special Powers Act 1958. ठीक है. is still operational in some parts of northeastern region in India. The act is termed as Draconian Act by critics, including human rights activists. Share your views on the same. तो देखिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पे क्वेश्चन आया है. ठीक है. एंड लेट्स डिस्कस इस दिन. तो देखिए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि क्यों, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. इंट्रोडक्शन में ऐसे कर सकते हैं. तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 enacted to empower the armed forces to maintain public order in disturbed areas, particularly in northeast and Jammu and Kashmir. एक decent सा इंट्रोडक्शन आप ऐसा कर सकते हैं. फिर इसके बाद the question says कि the act is still operational in some parts of northeastern region. तो अगर आप एक डायग्राम के ज़रिए ये बता पाएँ कि ये जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, then I think it would be very much good for you and the examiner as well. तो अगर आप एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं इसमें दिखाते हुए कि किस किस लोकेशन में स्पेशल पावर्स एक्ट अभी भी एक्टिव है, तो दिस वुड हैव बीन बेनिफिशियल. ठीक है. चलिए अब आगे आ जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज व्हाई इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट सेट टू बी ड्रैकोनियन. तो क्यों ड्रैकोनियन बोलते हैं? तो वही बात है भाई, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर, डिसअपियरेंसेस. ठीक है. रिड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी. तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में जो पर्सनल्स होते हैं उनको क्या रहता है, इम्यूनिटी रहता है. ठीक है. सो दे हैव गुड अमाउंट ऑफ अनब्राइडल्ड पावर्स विच दे यूटिलाइज टू एंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द डिस्टर्ब्ड एरिया रीजन, बट समटाइम्स दीज पावर्स आर मिसयूज्ड. ठीक है. तो उसी पे ही क्वेश्चन पूछा है कि वाई इज आफ्सपा टर्म्ड ड्रैकोनियन. तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर एंड डिसअपियरेंसेस. ठीक है. अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है पर्सनल्स को. ठीक है. फिर इम्पैक्ट ऑन सिविलियन लाइफ. जब कभी भी आप देखेंगे, बहुत सारी मूवीज़ में देखा भी होगा आपने, जब भी ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इम्प्लीमेंटेड रहता है तो सिविक लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है. जैसे कि आप कहीं मूवमेंट करना चाहें तो यू हैव टू गो थ्रू प्लेंटी ऑफ चेक पॉइंट्स. तो इट इम्पैक्ट्स ऑन सिविलियन लाइफ. ठीक है ना. एक फियर का माहौल रहेगा, डिस्ट्रप्शन रहेगा, नॉर्मल सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ नहीं होगी.
ठीक है, बंद बहुत ज़्यादा डिक्लेयर होता है तो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कश्मीर में आप देख लीजिए आए दिन बंद रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो कश्मीर इज़ ऑल्सो वेरी मच डिस्टेबलाइज्ड कंट्री वेयर द आर्मी एंड द लोकल पॉपुलेशन वर एट वॉर फ्यू ईयर्स बैक, तो वो एक इशू रहता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिल पाता, असेंबली इन अफेक्टेड एरियाज ये भी नहीं होता। फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन डेवलपमेंट, ठीक है। अब कश्मीर इज़ अ वेरी गुड टूरिज्म स्पॉट, बट बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी इन कश्मीर एंड इम्पोजिशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एक्ट, द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द कश्मीर हैज़ डिक्लाइंड टू अ गुड लो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं, एजुकेशन उतना अच्छा नहीं हो रहा, टूरिज्म डिक्लाइन करेगा। सो ऑल दीज पॉइंट्स, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। अब देखिए जब कभी भी आर्मी का प्रेजेंस हमने देखा है, दिस हैज़ बीन आवर the experiences across the years, that whenever army is placed in a disturbed areas, it leads to conflict between the local population and the military. So erosion of trust, there is resentment among local communities, ठीक है, sometimes strengthening insurgency support. Next is Armed Forces Special Powers Act is often said to be violative of constitutional rights like Article 21, ठीक है, and Article 19. चलिए तो हमने ये बता दिया कि why it is said to be a draconian act, but only telling why Armed Forces Special Powers Act is draconian will not fetch the process. So what we need to do is we also need to mention about why it is necessary. तो मेरे ख्याल से आपका जो ये रहेगा, जो नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए उसमें आप मेंशन करें अफ्स्पा अननेसेसरी इविल, ठीक है, उसमें बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी की नेसेसिटी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को डिसाइसिव होना पड़ता है, दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर ओन लाइफ एंड लिबर्टी, एंड दैट इज़ वाई दीज पावर्स आर वेरी मच नीडेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। फोर्स को अगर आपको रिपेल करना होगा, यू कैनॉट पीसफुली रिपल्स द फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन मणिपुर देयर वाज गुड अमाउंट ऑफ क्योस, सो उस कंडीशन में यू नीड द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड पर्सनल्स टू रीस्टोर द स्टेबिलिटी, but provided you need to have the effective checks and balances to ensure that no sort of extrajudicial killings or any sort of problems are being faced by the civilians. आगे देखिए, ठीक है, तो maintain law and order. Third point is it is a necessary evil but it is used as a temporary measure. So whenever Armed Forces Act is implemented in a disturbed area, it is said to be a temporary measure, not a permanent measure, ठीक है, fine. तो आई थिंक ठीक है, बट आई थिंक नाउ यू शुड ऑल्सो कम अप विद अ वे फॉरवर्ड कि कैसे व्हाट शैल बी द सल्यूशन और वे फॉरवर्ड इन सच केसेस वेदर अफ्स्पा शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। तो यू कैन मेंशन अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, कि पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए डिस्टर्ब्ड एरियाज़ का। अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है कहीं पे तो पीरियोडिकली रिव्यू करें उस चीज़ को कि वेदर द एक्सटेंशन ऑफ द एक्ट इज़ नीडेड और नॉट नीडेड, ठीक है। फिर प्रॉपर ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स लेके आने चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहती है अफ्स्पा को कहीं इम्प्लीमेंट करना तो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कमिटीज बननी चाहिए कि वेदर द पर्सनल्स आर परफॉर्मिंग इन अ फ्री एंड फेयर मैनर और नॉट, ठीक है। और साथ ही साथ जो इंस्टेबिलिटी अगर हमें ख़त्म करनी है किसी रीजन में तो वी शुड हैव अ डुअल वे और डुअल वेज ऑफ addressing the insurgency. We should not only come up with armed forces and we should dictate our terms and conditions to the civilian population. We need to have constructive engagement with them. All right, so focus on development, dialogue and political solutions to reduce reliance on military. So and at the end you can take a stand. AFSPA in its current form is seen as draconian because it grants sweeping powers without accountability. A balanced approach combining security, human rights protection and development initiative is essential for long-term peace in the northeastern region. तो ये मेरे ख्याल से आपका एक स्ट्रक्चर्ड आंसर हो जाएगा जिसमें आप पहले बताएंगे कि अफ्स्पा है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ अभी ऑपरेशनल है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि ये एक्ट जो है ये ड्रैकोनियन क्यों है, एंड फिर उसके बाद आप बताएंगे कि अपना स्टैंड कि कैसे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें आप वे फॉरवर्ड देते हुए आप एक अच्छा स्टैंड ले सकते हैं। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Next question is on cyber security. So the question is, cyber security threat added a new dimension to India's security. ठीक है, तो एक पार्ट क्वेश्चन का हुआ कि साइबर सिक्योरिटी कैसे एक नया डायमेंशन ऐड कर रहा है टू इंडियाज सिक्योरिटी, एंड हाउ इज इंडिया एनहांसिंग हर साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज. ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से अगर आप किसी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स से शुरू करें, ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा. ठीक है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स आता है. ठीक है, तो उससे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो दिस वुड हैव बीन अ बेटर वे ऑफ स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन. या फिर एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं, दैट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैव इमर्ज्ड एज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड स्ट्रेटेजिक डोमेन्स. ठीक है, अब इसके बाद हम सीधे आएंगे कि न्यू डायमेंशन टू इंडिया सिक्योरिटी, कैसे साइबर सिक्योरिटी एक न्यू डायमेंशन है टुवर्ड्स इंडियाज सिक्योरिटी. तो कैसे है भाई, हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेशनल डिफेंस सिस्टम है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं. ठीक है, वी नीड टू नीड टू प्रोटेक्ट देम, तो वो हमारा एक इशू हो गया. फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट यूपीआई बेस्ड हो रहे हैं, फिनटेक बहुत आ गया है इंडिया में. सो देखिए, हमको अगर इंश्योर करना है कि डिजिटल इकोनॉमी एंड कैशलेस इकोनॉमी चले, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल फ्रॉड्स. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट वी नीड साइबर सिक्योरिटी. फिर उसके बाद सिटीजन प्राइवेसी, देखिए जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट एंड प्लेंटी ऑफ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अदर एप्लीकेशंस, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ citizens data which needs to be protected. ठीक है, फिर जो है मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलती है आजकल विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन, क्योंकि गुड नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया आर ऑन टू सोशल मीडिया एंड ऑल. सो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स बहुत चलाई जा रही हैं, जिससे जो है क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म का इशू बहुत हो रहा है. ठीक है ना, कम्युनलिज्म का इशू हो रहा है. रेडिकलाइजेशन इज़ लाइक इंक्रीजिंग डे बाई डे. ठीक है, तो जैसे इस्लामिक स्टेट यूजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू रेडिकलाइज यूथ. तो वी नीड टू लुक आफ्टर साइबर सिक्योरिटी टू एंश्योर दैट इंडियाज सिक्योरिटी इज मेंटेन. ठीक है, तो हमारा जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का वो ये था कि हाउ इज साइबर सिक्योरिटी एंड न्यू डायमेंशन टू इंडियाज सिक्योरिटी. फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट आर द इंडियाज एफर्ट्स टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज. तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं. वी हैव अ वेरी गुड वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग दिस आंसर. लाइक हम लोग इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की हम बात कर सकते हैं, NCIIPC, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स. ठीक है ना, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर. ठीक है, फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारे यहाँ क्या है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, IT एक्ट. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज, मॉक ड्रिल्स, स्किल डेवलपमेंट. वी आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स. ठीक है, फिर इंटरनेशनली हम कोऑपरेट कर रहे हैं विद ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड कंट्रीज़ लाइक US, जापान, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है ना, तो ग्लोबल लेवल पे क्या हमारे इनिशिएटिव हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमारे क्या इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसी लेवल पे हमारे क्या इनिशिएटिव हैं. तो हम ये सब चीज़ें वी कैन राइट एज पर आर मेजर्स टू कंट्रोल साइबर सिक्योरिटी. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैलवेयर एनालिसिस सेंटर है. ठीक है, एंड कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है. चलिए, ठीक है, फिर इसके बाद जो है वी कैन फाइनली सम अप आवर क्वेश्चन विद कंटिन्यूअस अडाप्टेशन टू इमर्जिंग थ्रेट्स एंड प्रोएक्टिव पॉलिसी. वी नीड टू बी बिट ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग इन आवर कंक्लूजन्स. As a result, we can say continuous adaptation to emerging threats and proactive policy measures remain critical for securing the nation in the digital era. So as fast as digitalization is occurring, we need to be very much proactive, and very much need to be problem oriented, solution oriented, to ensure that the emerging technologies do not hamper our interest, our nation's interest and interest of our citizens. All right, let's move forward. So the next question says, why have certain states of Northeast India successfully transitioned from extremism to stability through development intervention while others have not? Illustrate with suitable examples. So illustrate with suitable example. Again a very nice question with respect to Northeast. ठीक है, तो इसमें देखिए the best thing to start this answer is mention about the states which have reduced insurgency. All right, and we can start with that. Certain states like Nagaland, Mizoram, Tripura
managed to reduce insurgency and achieve stability due to combination of peace initiatives, political engagements and developmental interventions. ठीक है, फिर अब आप इसमें स्टार्ट करें कि क्या क्या मेजर्स रहे टू measures to ensure stability in the north eastern region. तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा पीस अकॉर्ड्स. पीस अकॉर्ड्स बहुत साइन हुए हैं, मिजोरम पीस अकॉर्ड, त्रिपुरा में पीस अकॉर्ड साइन हुआ. फिर टारगेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए हैं. कैसे हुए? जो है एम्फेसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में. ठीक है, फिर लोकल गवर्नेंस में जो है काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है. better implementation of sixth schedule in Meghalaya, Assam and Tripura, Mizoram, which has contributed significantly in the reduction of extremism in the northeastern region. So sixth schedule, I would say, should have been mentioned over here. Sixth schedule. ठीक है, तो strengthening of PRIs, promotion of tribal culture and autonomy, increased the trust in the state. फिर अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी मेजर्स भी काफ़ी ज़्यादा लिए गए हैं. तो देखिए, कभी भी आपको एक्सट्रीमिज्म से लड़ाई करनी है, कभी भी आपको इंस्टेबिलिटी से लड़ाई करनी है, इट नीड्स टू हैव अ डुअल अप्रोच. You cannot completely rely on security measures and you cannot completely rely on developmental measures to ensure stability in a region. This persuasion and coercion technique needs to play at random. ठीक है, they have to work simultaneously. So एक साथ आप persuade करें, give them better opportunities, give them better health infrastructure, give them better infrastructure in terms of health, in terms of connectivity, in terms of digital infrastructure, good educational solutions, jobs. Along with that, you need to ensure that security measures are being taken appropriately. ठीक है, so a crackdown from the security forces along with confidence building measures with proper human capital development is the way forward to deal with any extremism situation in the country. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए ठीक है, रीजंस आगे देख लेते हैं. तो ये हमने एक पार्ट बोल दिया कि क्यों कुछ स्टेट्स में एक्सट्रीमिज्म कम हो गया है. सो वी हैव गिवन द रीजंस. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रीजंस व्हाई अदर स्टेट्स स्ट्रगल. तो जैसे अभी हमारा मणिपुर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, एंड सम पार्ट्स ऑफ असम, they are still struggling with insurgency. So what are the reasons? Let's discuss about it. तो fragmentation of insurgent groups, जैसे कि NSCN था, NSCN, तो इसके बहुत सारे फ्रैगमेंट्स निकल के आ गए हैं, बहुत फ्रैगमेंट हो गए. पहले एक आइसैक मुहिवा था, फिर एक NSCN खापलांग हो गया. सो आइसैक मुहिवा हैज़ come up with a peace accord with the central government, but the NSCN खापलांग faction is not ready for any peace. ठीक है, तो मल्टीपल फैक्शंस विथ डिफरिंग एजेंडाज मेक नेगोशिएशंस डिफिकल्ट. ठीक है, आगे देखते हैं डिलेड पॉलिटिकल अकोमोडेशन. देखिए, कई बार जो है गवर्नमेंट भी डिले कर देती है टू फॉर पॉलिटिकल डायलॉग विद द इंसर्जेंट ग्रुप्स. तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न रहा है. फिर वीक गवर्नेंस एंड करप्शन. फिर एथनिक कन्फ्लिक्ट्स. मणिपुर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एथनिक कन्फ्लिक्ट्स. तो कई बार स्टेट जो गवर्नमेंट है वो तो आती है आपसे नेगोशिएट करने के लिए, बट द इंटर ट्राइबल राइवलरी and the ethnic conflict in the northeastern state is a very big reason for the insurgency in the state. For example, यहाँ पे मणिपुर for example, Kukis and Meiteis. ठीक है, ठीक है. फिर porous borders, जो कुछ states में जहाँ पे अभी भी insurgency है उसमें कहीं ना कहीं easy movement from India to the neighboring country, that is also a reason. तो कई बार जो insurgent groups होते हैं, they create situations of law and order in India and they run away into other countries and which acts as a safe haven for them. ठीक है, जैसे म्यांमार में कई सारे हमारे this Kuki extremist groups are hiding in Myanmar. So these are some of the reasons why जो है कई बार जो है extremism and insurgency persists in some of the states in northeastern region. Apart from that, external influence is also said to be a reason for insurgency. For example, sometimes it is said China has been, promoting insurgency in our northeastern region. So this is it. Fine. So we have given why some states have transited from insurgency towards the path of development. And in the second part of the question, we have discussed why the insurgency persists in some of the states. All right. Now let's move forward. The next question is,
एग्जामिन एवोल्यूशन ऑफ असम राइफल्स डुअल रोल इन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। ठीक है, असम राइफल्स पे क्वेश्चन है, असम राइफल्स पे। ठीक है, तो देखिए असम राइफल्स इज़ अ पैरामिलिट्री फोर्स। देयर आर 3 पैरामिलिट्री फोर्सेस in the country. One is Assam Rifles, the second one is Special Frontier Force, and the third one is Indian Coast Guard. So these are paramilitary forces, and with respect to Assam Rifles, it comes under Ministry of Home Affairs. Assam Rifle comes under Ministry of Home Affairs, but the operational command ये Ministry of Defense है। ठीक है, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फाइन। सो थोड़ा सा एवोल्यूशन की हम बात करें। एस्टैब्लिश्ड इन 1835 एज द सचार लेवी टू गार्ड द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इट वॉज रीनेम्ड एज असम राइफल्स इन 1917, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बट वर्क्स क्लोजली विद द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी से के साथ क्यों काम करते हैं ये लोग? बिकॉज to guard our Indo-Myanmar border, they have to work in collaboration with the Indian Army, and in terms of counter-insurgency, they work under Ministry of Home Affairs. ठीक है, चलिए देखते हैं। सेंटिनल्स ऑफ द हिल्स बोलते हैं असम राइफल्स को। ठीक है, की फंक्शंस देख लेते हैं थोड़ा सा। इनिशियली फोकस्ड ऑन इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इक्विप्ड फॉर काउंटर इंसर्जेंसी के लिए इक्विप्ड होते हैं। ठीक है ना, इन चैलेंजिंग टेरेन्स अलॉन्ग द इंडो म्यांमार एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, मेनली इंडो म्यांमार बॉर्डर पे रहते हैं। ठीक है, इट प्लेज अ की रोल इन पैरामिलिट्री कोऑर्डिनेशन, डिजास्टर रिलीफ एंड सिविक मिलिट्री ऑपरेशंस। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है डुअल रोल की। किसकी बात कर रहा है? द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट डुअल रोल ऑफ असम राइफल्स। तो असम राइफल का डुअल रोल जो है ना, वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि असम राइफल्स इज़ अ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। इट गार्ड्स द इंडो म्यांमार बॉर्डर एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज़ यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू बी अ काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स। ठीक है, तो असम में जितना भी जो है काउंटर इंसर्जेंसी वाले मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं, तो उन सारे मेजर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द असम राइफल्स फाइटिंग द इंसर्जेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो ये एक तरीके का डुअल रोल है। और जो फोर्सेज होती हैं, मेनली द फोर्सेज हैव अ पर्टिकुलर मैंडेट, दे हैव अ वेरी नैरो लेवल ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव टू फुलफिल। लाइक अगर कोई बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इट इज़ मेनली मेंटेन टू गार्ड द बॉर्डर। उसको उसी स्किल्स को सिखाया जाता है, उसको वही तरीके दिए जाते हैं, उसको उसी हिसाब से आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट इंडियन आर्मी, इट हैज़ बीन ट्रेन्ड टू फाइट वॉर्स, whereas BCF is trained to guard the borders. Similarly, Assam Rifles has it's in a limbo sort of a thing, because it's working as a counter insurgency force as well as border guarding force, and as a result of which there is good amount of strain on Assam Rifles. So let's see about it. Let's see. ठीक है, तो ठीक है, डुअल रोल ऑफ असम राइफल्स। तो बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हो गई है, फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की भी बात हो गई है। यही है डुअल रोल किसका? असम राइफल्स का। आगे देखते हैं। अब ये जो हाइब्रिड मैंडेट है, इसका एडवांटेज क्या है? तो बहुत अच्छी बात है भाई, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी अप्रोच है, काउंटर इंसर्जेंसी में भी इस्तेमाल हो रहा है। फिर असम राइफल्स को इंडो म्यांमार का जो रग्ड टेरेन है, हिल्स हैं, रिवर्स हैं, इन सारी चीज़ों का क्या है? एक्सपर्टीज़ है उसको। ठीक है, रैपिड डिप्लॉयमेंट होता है, नॉर्थ ईस्ट में ही रहते हैं। इन केस ऑफ एनी काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर ऑपरेशंस, दे कैन इमीडिएटली मोबिलाइज द असम राइफल्स। ऑल राइट। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट असम राइफल्स हैज अ वेरी गुड रेपो अमंग्स द लोकल पॉपुलेशन, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कई बार इंडियन आर्मी को जरूरत पड़ती है तो असम राइफल्स बिल्कुल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जो हाइब्रिड जो मॉडल है असम राइफल्स का, इट्स बेनिफिशियल फॉर द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एज वेल एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, बट इस हाइब्रिड मॉडल पे असम राइफल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। उन चैलेंजेस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चैलेंजेस क्या है? रिसोर्स एलोकेशन। चैलेंजेस क्या है? रिसोर्स एलोकेशन। असम राइफल्स को दे डू नॉट गेट द रिसोर्सेज ऑप्टिमली, लाइक दे हैव टू गार्ड द बॉर्डर एज वेल एज काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दे शुड बी गिवन फंड्स अकॉर्डिंगली। सो रिसोर्स एलोकेशन, तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेन मैन पावर, इक्विपमेंट्स एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, बॉर्डर एरियाज रिक्वायर कॉन्स्टेंट पेट्रोलिंग, लिविंग फ्यूअर रिसोर्सेज फॉर काउंटर इंसर्जेंसी। तो अगर आपको काउंटर इंसर्जेंसी करानी है तो उसको उसी हिसाब से ट्रेन करें, उसी हिसाब से फंड्स दें। ठीक है, डू नॉट डाइवर्ट द एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज ऑफ अ फोर्स into two separate set of operations. That is what the point is trying to communicate.
फिर देखिए ज्यूरिसडिक्शनल कन्फ्लिक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी है, जो कि एक कई बार यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर नहीं हो पाती, विच लीड्स टू ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी इन द फोर्सेस। ठीक है, फिर ऑपरेशनल स्ट्रेस, कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म पोस्टिंग इसमें रहती हैं, तो उसके बाद जो है पर्सनल फेस एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट्स इन डिफिकल्ट टेरेन लीडिंग टू फटीग एंड मॉरल इश्यूज। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ट्रेनिंग डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए आप 2 सेपरेट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कराना चाह रहे हैं फोर्सेस के साथ, तो उसी के हिसाब से भी आपको इनको क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, और इससे जो है स्पेशलाइजेशन डाइल्यूट हो जाएगा फोर्सेस का, असम राइफल्स का। ठीक है, सो दीज आर द इश्यूज इन दिस हाइब्रिड वॉरफेयर। लेट्स लुक एट द कंक्लूजन नाउ। द हाइब्रिड मैंडेट एनहांसेस इंडिया सिक्योरिटी posture in the northeastern region, but its effectiveness depends on adequate resources, coordination with the army and police, and careful balancing of security and development priorities. And thus you can conclude your answer by this. Thank you very much.